नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 19 अप्रैल से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सब्जी तथा फलों की होम डिलीवरी सेवा देने के लिए शी घाट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए सब्जी तथा फलों की होम डिलीवरी सेवा पहुंचाने के लिए इस वेब पोर्टल का लॉन्च किया है। अब इसके माध्यम से क्या होगा, सब्जी तथा फलों की होम डिलीवरी सेवा की जाएगी। अब बात चलिए छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो अभी कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ जो राज्य की पुलिस है उन्होंने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए एक ऐप विकसित किया था जिसका नाम था सर्वरक्षा ऐप। सर्वरक्षा ऐप किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने एक पोर्टल चलाया जिसका नाम है पढ़ाई टू हर द्वार। इसका मतलब होता है पढ़ाई आपके द्वार तक। तो इस वाले पोर्टल की भी शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य ने की थी। उसके बाद एक योजना थी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ राज्य ने ही लॉन्च की थी। उसके बाद कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ राज्य ने जो भी राज्य की जितने भी हुक्का बार हैं, क्या हैं, जो जितने भी राज्य के हुक्का बार हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से ही संबंधित एक और क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ ने 28वां जिला बनाने की घोषणा की है। और ये 28वां जिला होगा कौन सा? तो इस 28वें जिले का नाम होगा गोरेला पेड्रा मारवाही। गोरेला पेड्रा मारवाही ये छत्तीसगढ़ का 28वां जिला होगा और ये बिलासपुर से काट के बनाया जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने राज्य के युवाओं के लिए नौकरी ढूंढने में मदद के लिए एक ऐप और विकसित किया था। उस ऐप का क्या नाम था? उस ऐप का नाम था संगी ऐप। तो इतने सारे पॉइंट ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत की है? तो ये एक अभियान है जो कि चलाया गया है HDFC बैंक के द्वारा। और इस अभियान का क्या नाम है? तो इस अभियान का नाम है सेफ्टी ग्रिड अभियान। और किस बैंक के द्वारा चलाया गया है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया है। और ये जो सेफ्टी ग्रिड अभियान है ये चलाया क्यों गया है? तो हम लोग देखते हैं तो कुछ स्थल होते हैं जैसे बैंक होती हैं या फिर ATM मशीनें जहां स्थापित की जाती हैं। तो ATM वाली जगह होती है, तो वहां पे क्या होता है कि काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो वो, और आज के समय में जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए HDFC बैंक ने अब क्या किया है, सेफ्टी ग्रिड अभियान चलाया है जिसके तहत क्या किया जाएगा, तो सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 1-1 मीटर की दूरी पर मार्किंग की जाएगी। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में जाएगा तो वो 1 मीटर जो भी मार्किंग होंगे तो 1-1 मीटर की दूरी पे सभी लोग खड़े होंगे। तो यही है सेफ्टी ग्रिड अभियान जो कि HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया है। जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। अब बात चलिए HDFC बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय है मुंबई में। और HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी और अध्यक्ष है श्यामला गोपीनाथ। और कुछ समय पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन और नोट कराया था, जो HDFC फाइनेंस है उसमें एक 1.01 हिस्सेदारी जो खरीद ली है वो किसने खरीदी है? वो खरीदी है चाइना की एक सेंट्रल बैंक है, मतलब कि चीन की केंद्रीय बैंक है। और इस बैंक का क्या नाम है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC फाइनेंस में 1.01 की हिस्सेदारी खरीद ली है। ये क्वेश्चन HDFC फाइनेंस से संबंधित था, इसलिए मैंने आपसे रिवीजन के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल संगठन के अध्यक्ष तमस अजान ने इस्तीफा दिया है? तो ये किस खेल संगठन के अध्यक्ष थे जिन्होंने कि हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये अध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के। ये अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष थे, चूँकि अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है और इनके लिए इसलिए इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार और डोपिंग के आरोप से
के कारण ये काफ़ी विवाद में चले थे और भ्रष्टाचार और डोपिंग का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था तमस अजान के ऊपर। तो उसी के चलते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए तमस अजान ने जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ है उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये जो अध्यक्ष पद है, ये अध्यक्ष पद अभी खाली नहीं है, चूँकि ये कार्यवाहक के रूप में नियुक्त हो गए हैं। वो कौन बने हैं? तो उर्सुला पापंडरिया। तो उर्सुला पापंडरिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। जब तक कि कोई भी परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक कार्यरत रहेंगे उर्सुला पापंडरिया। अब बात चलिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। अब अध्यक्ष ने तो इस्तीफा दे दिया है तमस अजान ने। अब इनकी जगह कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो उर्सुला पापंडरिया नियुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या फिर किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया है इसने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया विश्वनाथ आनंद के लिए। और विश्वनाथ आनंद ये कौन है? तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। चूँकि वर्ल्ड वाइड जो फंड है उसका इंडिया में काम करते करते 50 वर्ष पूरा हो चुका है। तो इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने जो पर्यावरण शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विश्वनाथ आनंद के लिए। और विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित? तो ये शतरंज खेल के खेल से संबंधित हैं। और विश्वनाथ आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर भी हैं। अब बात चलिए यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड की। तो WWF भी इसे बोलते हैं, ये रेसलिंग वाला नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फंड वाला है WWF। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय है ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष है मार्को लैबोर्टिनी। कौन है? तो मार्को लैबोर्टिनी इसके अध्यक्ष है इस संस्था के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो पांचवा क्वेश्चन है 2022 में हांगझू चीन में आयोजित होने वाली एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? तो 2022 में जो चीन में एक जगह है हांगझू, उसमें एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए शुभंकर लॉन्च किया है चाइना ने। और शुभंकर के रूप में नियुक्त हुआ है फेई फेई। तो शुभंकर किसे चुना गया है? तो फेई फेई के लिए 2022 में जो एशिया पैरा खेल होंगे उनके लिए शुभंकर नियुक्त किया है चाइना ने। और ये जो गेम होंगे एशियाई पैरा खेल 2022 में हांगझू में, क्योंकि ये पोस्टपोन कर दिए गए थे 2022 के लिए। तो इस जो खेल हैं इनमें पहली बार टाइकवांडो और पैरा कैनोइंग के खेल शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार जो 2022 में जो गेम्स होंगे इसमें टोटल 22 गेम खेले जाएंगे। और 2022 में 19वीं एशियन गेम्स भी होंगे। और 19 में जो एशियन गेम्स होंगे 2022 में, इनके लिए शुभंकर कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था। तो क्या था? तो स्मार्ट ट्रिपल्स था। और स्मार्ट ट्रिपल्स के रूप में कॉन्ग लियन और चेन के लिए चुना गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6वां क्वेश्चन है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बना है? तो एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बना है अपना देश भारत। और भारत में 41.1% स्टार्टअप किसके हैं? तो ये स्पोर्ट्स के ही स्टार्टअप हैं। कितने? 41.1। तो ये एक रिपोर्ट जारी हुई है जो स्पोर्ट टेक ने ही रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बना है वो बना है भारत। और भारत में कितने स्टार्टअप स्पोर्ट्स के हैं? तो 41.1% स्टार्टअप यहाँ पे स्पोर्ट्स के हैं। और इसी सूची में भारत है प्रथम नंबर पे, इजराइल है सेकंड नंबर पे और चाइना है थर्ड नंबर पे। अगर बात करें एशिया के जो टॉप 10 स्पोर्ट टेक शहरों में, यहाँ तो था देश स्पोर्ट टेक देश, ये कौन था? तो ये भारत था। तो टॉप 10 स्पोर्ट टेक शहरों में बात करें तो इसमें भारत के 4 शहर शामिल हैं। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो एक है बेंगलोर जो कि पहले स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ये शहरों की बात चल रही है ना कि देशों की। तो मैं भारत के जो 4 शहर शामिल हैं टॉप 10 में वो मैं बता रहा हूँ। तो चौथे नंबर पर है मुंबई, 5वें नंबर पे है दिल्ली और 7वें नंबर पे है चेन्नई।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने जो वर्ष 2020 के लिए एशिया की जो वृद्धि दर है वो अनुमानित कितनी की है, तो वो अनुमानित की है 0%। मतलब कि कोरोना वायरस का इतना प्रकोप चल रहा है कि 2020 में जो एशिया की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है, तो ये 0% का अनुमान लगाया है। और बात करें यहाँ पे IMF की, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में और MD कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यहाँ के MD हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कौन है, तो ये गीता गोपीनाथ हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। उसके बाद IMF ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है, तो 1.9 अनुमानित की है। उसके बाद एक क्वेश्चन और था IMF से, कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए नोट भी कराया था कि IMF के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्यों में रघुराम राजन शामिल किए गए हैं। और रघुराम राजन ये कौन है, तो ये RBI के पूर्व 23वें गवर्नर हैं। ये जो IMF के बाहरी सलाहकार समूह है, इसमें 11 सदस्य नियुक्त हुए थे और 11 सदस्यों में एकमात्र भारतीय थे, रघुराम राजन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में MTNL के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो MTNL के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वो सौंपा गया है PK पुरवार के लिए। और ये PK पुरवार कौन है, तो ये वर्तमान समय में BSNL के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। अब ये जो MTNL है उनके अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य करेंगे कौन, PK पुरवार। और हाल ही में केंद्र सरकार जो है MTNL और BSNL के विलय की योजना भी बना रहा है। अब बात चलिए यहाँ MTNL की। तो MTNL की फुल फॉर्म होती है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 में। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हो गए हैं, तो PK पुरवार अतिरिक्त प्रभार के रूप में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किस नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो जो जितने भी किसानों द्वारा जो भी फसलें उगाई जा रही हैं अभी इन लॉकडाउन के चलते हुए, तो उन फसलों के लिए मंडियों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ। क्या नाम है, किसान रथ इसका नाम है, ताकि किसानों के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। और किसानों की, और ये जो किसान रथ एप्लीकेशन लॉन्च की है वो किसने लॉन्च की है, तो केंद्र सरकार में केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने किसानों की सहायता के लिए लगभग 5,70,000 ट्रकों को सूचीबद्ध किया है, ताकि मंडियों तक जो भी अनाज या जो भी उपज किसानों द्वारा उगाई गई है उनके लिए पहुंचाया जा सके। तो यही है किसान रथ नाम से एक एप्लीकेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके लिए AIIB बोलते हैं, AIIB। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कितने डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो AIIB जो बैंक है उसने भारत के लिए जो वित्तीय राशि देने की घोषणा की है वो की है $500 मिलियन देने की घोषणा। और क्यों की है, तो कोविड-19 के चलते जो भारत की तरफ से स्वास्थ्य प्रणाली में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनके लिए बेहतर बनाने के लिए, तो स्वास्थ्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए AIIB ने भारत के लिए $500 मिलियन देने की घोषणा की है। अब ये घोषणा जो हुई है तो आपके लिए ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन नोट करवाया था, उसमें लिखवाया था कि भारत ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और ADB मतलब कि एशियाई विकास बैंक से 6 बिलियन के ऋण की मांग की थी। और जिसके चलते हुए जो एशियाई विकास बैंक है उसने $2.2 बिलियन देने की घोषणा की है। और अब ये AIIB मतलब कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन देने की घोषणा की है।
अब बात चली है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, मतलब कि AIIB की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है चाइना के बीजिंग शहर में। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में RBI मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की रिवर्स रेपो दर घटाकर कितने कर दी है? तो RBI ने जो कुछ समय पहले रिवर्स रेपो दर निर्धारित की थी 4%, अब वो घटाकर कितने कर दी है? तो 3.75% कर दी है। इसमें 25 जो बेसिक पॉइंट है उनकी इसमें कटौती की गई है, और ये 4% से घटा के कितनी कर दी है? तो 3.75% कर दी है। और वर्तमान में जो रेपो दर है, रेपो दर कितनी है? तो 4.40% है, इसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। और ये जो रिवर्स रेपो दर है, ये होती क्या है? तो जैसे जो भारत की RBI है वो अन्य बैंकों से कुछ फंड लेती है या फिर कुछ रुपए लेती है, और वो रुपए जब वो चुकाती है तो उसे एक ब्याज देना पड़ता है, और वही चीज़ कहलाती है रिवर्स रेपो दर। अब बात चली है यहाँ पे RBI की। तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई में, और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर शक्तिकांत दास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में पूसा परिशोधन व स्वच्छता सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो ये एक सैनिटाइज टनल है या फिर सैनिटाइज सुरंग है, जिसका नाम क्या है? तो पूसा परिशोधन व स्वच्छता सुरंग। और इसके लिए कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किया किसने है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जो हैं कैलाश चौधरी, इनके द्वारा इस सैनिटाइजेशन जो टनल है इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो पूसा परिशोधन व स्वच्छता सुरंग है, इसके लिए विकसित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। अब ये जो टनल बनाया गया है, इसमें होगा क्या? तो इसमें ये जो सुरंग है, इसमें से अगर कोई व्यक्ति पास होगा तो उसके ऊपर फॉगिंग की जाएगी, मतलब उसके ऊपर सैनिटाइज किया जाएगा, और वो व्यक्ति जब दूसरी तरफ से पास हो जाएगा तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सैनिटाइज हो चुका होगा। तो यही है एक सैनिटाइज टनल, जो कि पूसा परिशोधन व स्वच्छता सुरंग के नाम से इसका उद्घाटन किया गया। और कुछ समय पहले DRDO ने भी एक सुरंग का एक टनल विकसित किया था। वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो वो अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। उसके बाद एक टनल और बनाया गया है, कहाँ पे? तो वो बनाया गया है अहमदाबाद में। वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। तो अब इस प्रकार की टनल बनाई जा रही हैं ताकि जो व्यक्ति उसमें पास हों तो वो पूर्ण रूप से सैनिटाइज हो सकें। अब बात चली है, और इसका विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा इसका विकास किया गया है। अब बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है इसके केंद्रीय कृषि मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? तो निर्वाचन क्षेत्र है मुरैना, मध्य प्रदेश। बात करें अब क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर आयोजित होने वाली टेलीकॉम उद्योग की सबसे बड़ी सभा, और क्या नाम है इसका? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अब 2024 में आयोजित होगी। मतलब कि ये कहाँ पर होने वाली थी, जो अब 2024 में आयोजित की जाएगी। तो ये 2024 में आयोजित की जाएगी। और ये कहाँ होने वाली थी? इसका आयोजन इसी वर्ष होने वाला था 2020 में ही। और कहाँ होने वाला था? तो ये बार्सिलोना स्पेन में होने वाला था। बार्सिलोना कहाँ है? तो ये स्पेन का एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है बार्सिलोना। अब बात चलिए यहाँ स्पेन की। तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो मैड्रिड है। और मैड्रिड में ही क्या हुआ था? तो COP 25 का सम्मेलन यहीं पे किया गया है। मुद्रा है यहाँ की यूरो, और यहाँ के PM कौन है? तो पेड्रो सांचेज। मैड्रिड में क्या हुआ था? तो COP 25 का आयोजन किया गया था। और COP 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आई थिंक ये ग्लासगो में किया जाएगा। कहाँ पे? ग्लासगो में किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड कर्री पुकल अभियान शुरू किया है? तो ये कोविड कर्री पुकल अभियान शुरू किया है केरल राज्य
सरकार ने। और ये जो अभियान है, ये इस अभियान का क्या मतलब है, जैसे कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सामने आ रहे हैं। तो उन्हें को लॉकडाउन के चलते जो लॉकडाउन के तो जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं या जो इम्पैक्ट हैं, उन्हीं इम्पैक्ट को लोगों के लिए अवगत कराना। उन्हीं इम्पैक्ट से, जैसे कि लॉकडाउन के चलते हुए क्या हो रहा है, तो जैसे अभी सभी उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, मैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहा हूँ क्या है। जैसे लॉकडाउन के चलते जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं जो बंद चल रहे हैं, और उन उद्योग धंधों के बंद होने के कारण क्या है, इन्वॉल्वमेंट में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई या फिर इन्वॉल्वमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिले हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं लॉकडाउन के। तो उन्हीं इम्पैक्ट से साधारण जनता के लिए अवगत कराने के लिए कोविड कद्री पुकल अभियान लॉन्च किया है केरल राज्य सरकार ने। बात चलिए केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम में क्या हुआ था, तो भारत की पहली जो कॉमर्शियल LNG बस सेवा है वो यहाँ पे ही लॉन्च की गई है। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरल में। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं P विजयन। राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है मैंने, 3 मार दिए हैं, तो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का जो हाईकोर्ट है कहाँ लगता है, तो एर्नाकुलम हाईकोर्ट लगता है। उसके मुख्य न्यायाधीश हैं S मानी कुमार। अब बात करें केरल से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो कुछ दिन पहले मैंने नोट कराया था, जो प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये केरल में ही प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज किया जा रहा है। उसके बाद वॉक इन सैंपल कियोस्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो केरल में ही की गई है। वॉक इन सैंपल कियोस्क जो कि एक क्या है, तो वो एक चैम्बर टाइप का है, चैम्बर है, और उस चैम्बर में कोई व्यक्ति अंदर बैठता है और जो स्वास्थ्यकर्मी होता है वो बाहर रहता है, और वो चैम्बर में जो व्यक्ति बैठता है उसका बाहर बैठा जो स्वास्थ्यकर्मी है उसके द्वारा उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद दरवाज़ा वितरण योजना की भी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो केरल से ही की गई थी। उसके बाद जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये केरल ही बना है। उसके बाद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केरल सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था चैन तोड़ो अभियान। मतलब क्या नाम था उसका, चैन तोड़ो अभियान। चैन तोड़ो अभियान केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है। और जो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव हुआ था उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो उसका आयोजन कोच्चि केरल में ही किया गया था। उसके बाद कुछ समय पहले केरल का जो हाईकोर्ट है उसने स्कूलों तथा कॉलेज में जितनी प्रकार की हड़तालें होती थी, जितनी भी प्रकार की स्ट्राइक होती थी, उन स्ट्राइकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो ये केरल में ही किया गया था। और एक और था कि ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था योद्धव। और ये किसने लॉन्च किया था, तो ये केरल ने ही लॉन्च किया था। उसके बाद अगर बात करें तो CFL और फिलामेंट जितने बल्ब होते हैं, CFL और फिलामेंट बल्ब जो होते हैं, उन बल्बों की बिक्री पर रोक लगा दी है किसने, तो केरल राज्य ने रोक लगाती है। हालांकि प्रतिबंध जरूर अभी लग गया है, लेकिन जो ये प्रभावी होगा वो नवंबर 2020 से प्रभावी किया जाएगा। उसके बाद केरल का एक मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर के जितने भी गहने हैं उनके गहनों की सूची को तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसे नियुक्त किया है, तो CN रामचंद्रन नायर के लिए नियुक्त किया है। किसके लिए, तो CN रामचंद्रन नायर के लिए नियुक्त किया है। उसके बाद यहाँ पे एक सी फूड शो हुआ था, उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो उसका आयोजन कहाँ किया गया था, कोच्चि केरल में उसका आयोजन किया गया था। उसके बाद केरल के जो मीडिया अवार्ड था, केरल का जो मीडिया अवार्ड था उसके केरल के मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, तो वो N राम थे। कौन है, तो N राम है। और N राम कौन है, तो ये हिंदू ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। उसके बाद एक अभियान और चलाया गया था केरल द्वारा, क्या था, TV फ्री ईयर फॉर एवरी चाइल्ड। TV फ्री ईयर फॉर एवरी चाइल्ड अभियान की शुरुआत भी किसने की थी, तो ये केरल राज्य ने ही की थी। उसके बाद बात करें तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो मीट हुई थी, और इस मीट का क्या नाम था, तो एस्कैंड इसका नाम था। और इसका आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन केरल में ही किया गया था। उसके बाद सौर ऊर्जा संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन बना है, तो कोचीन एयरपोर्ट वो केरल का ही है। पहला वीमेंस इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो केरल में किस जगह पे, तो कोझीकोड में। कहाँ पे, कोझीकोड में। उसके बाद भारत का पहला स्पेस टेक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में की गई है।
उसके बाद जो सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे, तो वो हुई थी भुवनेश्वर में। कहाँ हुई थी? भुवनेश्वर, उड़ीसा में संपन्न हुई है। और इस चैंपियनशिप में जो महिला वर्ग का जो खिताब जीता था वो केरल की टीम ने जीता था। और वहीं इस खिताब की बात करेंगे पुरुष टीम की, तो पुरुष टीम का खिताब जीता था किसने? तमिलनाडु ने। और नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला केरल पहला राज्य भी बना है भारत का। और यहाँ पे केरल में क्या हुआ था, तो जो 27वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो तिरुवनंतपुरम केरल में ही इसका आयोजन किया गया था। और भारतीय इतिहास कांग्रेस का जो 80वां सत्र था उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो कन्नूर केरल में किया गया था। तो इतने सारे पॉइंट जनवरी से लेके अब तक थे और कुछ पिछले साल के भी पॉइंट थे जो कि मैंने आपके लिए रिपीट करवा दिए। उसके बाद बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में आर.वी. भुरकुटे का निधन हो गया। ये कौन थे? तो हाल ही में आर.के. भुरकुटे थे, इनका निधन हो गया है। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। सबसे मेन बात इनकी ये है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उसमें इन्होंने भाग लिया था। किसने? तो आर.वी. भुरकुटे। इसीलिए ये कौन थे? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद एक निधन और हुआ है, मैंने इसी में कवर कर लिया है, तो उनका नाम है बिली डेविस। और ये बिली डेविस कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो ये फुटबॉलर थे। कहाँ के? अमेरिका के। कहाँ के फुटबॉलर थे? तो ये अमेरिका के फुटबॉलर थे। इनका भी निधन हो चुका है। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है ये मनाया गया है 17 अप्रैल के लिए। और ये हीमोफीलिया दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जैसे कोई व्यक्ति अगर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर से अगर ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है तो वो ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। तो जहाँ पे ब्लड का थक्का नहीं जमता है उसी रोग को वो बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। मतलब कि जो विटामिन के होती है इसमें कमी हो जाती है इस रोग में, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो यही है विश्व हीमोफीलिया दिवस जो कि 17 अप्रैल के लिए मनाया गया है। और इसके लिए वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन मनाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन के जो संस्थापक थे फ्रैंक शिराबेल, तो फ्रैंक शिराबेल का जन्मदिन भी होता है 17 अप्रैल के लिए, इसीलिए इनकी जयंती पे ये मनाया जाता है 17 अप्रैल के लिए। और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो रही है गेट प्लस इन्वॉल्व। इस वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम रही है। अब कुछ इस मंथ से संबंधित जितने भी दिवस रहे हैं इंपॉर्टेंट दिवस, उन पर डिस्कस कर लेते हैं, उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें 1 अप्रैल के लिए मनाया गया था उत्कल दिवस मनाया गया था। और उत्कल दिवस इसके लिए उड़ीसा का स्थापना दिवस भी बोलते हैं। 1 अप्रैल को मनाया गया था। 2 अप्रैल के लिए मनाया गया था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था 2 अप्रैल के लिए। और ऑटिज्म क्या होता है? तो ये मानसिक एक बीमारी होती है। 4 अप्रैल के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। वहीं 5 अप्रैल के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी मनाया गया है 5 अप्रैल के लिए। 6 अप्रैल के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, मतलब कि डे ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। 7 अप्रैल के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 10 अप्रैल के लिए विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था। 11 अप्रैल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया था 11 अप्रैल के लिए। 12 अप्रैल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। 14 अप्रैल के लिए विश्व चगास दिवस मनाया गया था और ये पहली बार मनाया गया है। और 14 अप्रैल के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई थी। भाई 15 अप्रैल के लिए हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, इसीलिए 15 अप्रैल के लिए हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप कौन बना है? तो इसका आंसर था आरोग्य सेतु, और इसने रिकॉर्ड तोड़ा था पोकोमैन जो ऐप था उसका। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था पूल परीक्षण करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये बना था उत्तर प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट लॉन्च करने वाला संगठन का नाम क्या था? तो इस संगठन का नाम था विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
5वां क्वेश्चन मैंने पूछा था भारत के वित्त सचिव कौन है वर्तमान समय में, तो इसका राइट आंसर था अजय भूषण पांडे। वर्तमान में भारत के कौन है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, मतलब कि वित्त सचिव हैं। उसके बाद मैंने 5वां क्वेश्चन पूछा था विदेशी फुटबॉल क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी थी, तो ये बनी है बाला देवी, जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और छठा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो G20 ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज़ के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछे थे। उसके बाद आज से आपके लिए पहला क्वेश्चन है, सुंदरम होम फाइनेंस के MD मतलब कि प्रबंध निदेशक आपके लिए बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसे मिला है, इसका आंसर आपके लिए लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बताना है एडिसन पुरस्कार 2020 किसे मिला है, ये आपके लिए बताना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके लिए बताना है 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, और इसमें बता देना कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, अगर आपके लिए ध्यान हो तो। और पांचवा क्वेश्चन आपके लिए बताना है टॉकबैक नाम से वर्चुअल कीबोर्ड किसने लॉन्च किया है। तो इन सब 5 क्वेश्चनों के आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए, ताकि आपके लिए पता पड़े कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। और इन सारे क्वेश्चनों में मैं कुछ क्वेश्चन तो करंट के रख देता हूँ, हाल फिलहाल 2 या 3 में जो भी घटित होता है। उसके बाद 2 एक क्वेश्चन मैं 1 महीने पीछे या फिर 2 महीने पीछे, या जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं वो भी इसमें पुटअप कर देता हूँ, ताकि पिछला भी आपका रिवीजन होता रहे। और ये सब क्वेश्चन हैं, ये जो 35वां राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने तकरीबन जनवरी या फरवरी का रखा है, या फिर मार्च का होगा। और हालांकि इन सब चीज़ों का मैं रिवीजन आपके लिए प्रत्येक राज्य में कराता हूँ, इसीलिए जितने भी राज्य से संबंधित जितनी भी जो भी करंट अफेयर घटनाएं रहती हैं, तो इसीलिए मैं उनका रिवीजन जो भी राज्य का नाम आता है उस पर करा देता हूँ, जितने भी महीने की करंट रहती है। तो करंट अफेयर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत जल्दी याद भी होती है और बहुत जल्दी भूली भी जाती है। तो वीडियो अगर आपके लिए पसंद आई हो तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स जरूर करें और वीडियो के लिए लाइक जरूर करें। वीडियो के लिए टाइम देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे से अपने घर पे रहकर पढ़ाई करें, यही शुभकामनाएं हैं।